हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आरसीसी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आरसीसी के प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने आरसीसी और पीसीसी का डिफरेंस क्या होता है वो समझाया था। उसके बाद में कंक्रीट के और स्टील के अलग अलग ग्रेड बताए थे। उसके बाद में हमने रेनफोर्समेंट जो होता है, स्टील रेनफोर्समेंट, उसका फंक्शन क्या होता है हमारे मेंबर्स के अंदर, वो पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिजाइन कौन से होते हैं। जिस किसी मेंबर को डिजाइन करना है, जैसे आरसीसी में बोले तो बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये वाटर टैंक हो गया, एक आधा ब्रिज हो गया, डैम हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गई, कंबाइंड फुटिंग हो गई, फ्लैट स्लैब हो गई। अलग अलग मेंबर को डिजाइन करने के लिए कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हैं और किस मेथड को हम प्रेफरेबली प्रैक्टिकली यूज करते हैं। कौन सा मेथड ऐसा है जो प्रैक्टिकली भी हम प्रेफर करते हैं और जिससे सारे स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं उनके नाम है। पहली मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसका शॉर्ट फॉर्म रहता है WSM, और दूसरा मेथड का नाम है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LSM। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का IS कोड और लिमिट स्टेट मेथड का IS कोड कौन सा होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी देखो डिजाइन करने के लिए, कोई भी कंपोनेंट को, कोई भी आइटम को डिजाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका IS कोड, क्योंकि आप जिस कंट्री में डिजाइन करते हो आपको उस कंट्री का IS कोड फॉलो करना होता है। अगर आप इंडिया में डिजाइन कर रहे हो तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉलो करना होता है। जिस किसी मेंबर का डिजाइन करना, चाहे वो आरसीसी का हो या स्टील का हो, कोई भी मेंबर डिजाइन करना है तो अपने को IS कोड पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस मेथड से हम डिजाइन करना है उस मेथड का IS कोड पता होना जरूरी है, क्योंकि दोनों मेथड का IS कोड अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पहले वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है और बाद में देखेंगे लिमिट स्टेट क्या होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने चैनल से आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने फोन पे मिल सके। ठीक है, और एक बात और बता दूं आप लोगों को, जितने भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं उनका डिटेल नोट्स, मतलब आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, सॉम हो गया, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गया, या सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड नोट्स अगर आपको चाहिए होगा WOD, PWD, MPSC प्री मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल नोट्स मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। उसका एक मिनिमम चार्ज रहेगा, वो मिनिमम चार्ज पे करके आप लोग डिटेल नोट्स सारे सब्जेक्ट्स का, प्रिंटेड नोट्स है सारे सब्जेक्ट के विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। आपको नोट्स में क्या क्या मिलेगा? आपको नोट्स में सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के MCQ मिलेंगे और MCQ का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट्स के साथ में प्रोवाइड की जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज या फुल पैकेज वाइज भी नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, एक मिनिमम चार्ज उसका आपको पे करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है। देखो सबसे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है ना, ये मेथड पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ WSM के बारे में। ठीक है, WSM ये मेथड जो है, ये मेथड इन्वेंट हुई थी 1978 में। 1978 में इस मेथड का इन्वेंशन हुआ था, और जब पहले ये मेथड इन्वेंट की थी ना बच्चों, तब इसको बोलते थे प्लास्टिक मेथड। जब ये मेथड का इन्वेंशन हुआ था तब इसका नाम WSM नहीं था, तब इसका नाम था प्लास्टिक मेथड। और 1984 के अंदर इस मेथड का नाम हो गया WSM। इस मेथड का नाम हो गया WSM। तो 1984 के अंदर प्लास्टिक मेथड से इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि इस मेथड से हम जो भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, जो भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, वो बेसिकली प्लास्टिक मोड में ही, सॉरी इलास्टिक मोड में ही फिल होता है। इलास्टिक मेथड नाम है इसको, प्लास्टिक नहीं, इसका नाम है इलास्टिक मेथड। प्लास्टिक इसके बाद में आई थी और उसके बाद में आई थी LSM, लिमिट स्टेट मेथड। वैसे देखा तो तीन मेथड्स है, देखा जाए तो तीन मेथड्स है। पहली है इलास्टिक मेथड, दूसरी है प्लास्टिक मेथड और तीसरी है लिमिट स्टेट मेथड। तो इलास्टिक मेथड को बाद में जाके क्या बोला 84 के अंदर WSM बोला, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इलास्टिक मेथड मतलब WSM के थ्रू अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हो तो वो स्ट्रक्चर इलास्टिक मोड के अंदर ही फेल हो जाएगा। मतलब अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को रेफर करते हो तो उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आप समझ सकते हैं कि WSM के थ्रू अगर अपन किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो दैट स्ट्रक्चर विल मोस्टली फेल इन द इलास्टिक जोन। इलास्टिक लिमिट के पहले, मतलब इलास्टिक लिमिट पे लोड आता है, इलास्टिक लिमिट पे जो लोड अप्लाई करते हैं हम, इलास्टिक लोड पे ही हमारा स्ट्रक्चर अपना दम तोड़ देगा, अपना स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है WSM के अंदर, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है इलास्टिक मेथड। इसीलिए हम WSM को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमको ऐसा मेथड होना जो अल्टीमेट लोड तक हमारा साथ दे।
ऐसा मेथड कोई काम का नहीं है जो इलास्टिक लोड पे ही अपना दम तोड़ दे। अपने को ऐसा मेथड से डिजाइन करना है अपने स्ट्रक्चर को जो अल्टीमेट लोड पॉइंट तक के अपने साथ चले। मतलब अपना स्ट्रक्चर अल्टीमेट लोड पॉइंट तक चलेगा, अल्टीमेट लोड पॉइंट पे आने के बाद में टूटेगा, कोलैप्स होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी जिस मेथड में ज्यादा होती है उस मेथड को हम प्रैक्टिकली प्रेफर करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी आपको एलएसएम में बहुत ज्यादा मिलती है। मतलब अगर बोलूं तो 95% प्रोबेबिलिटी मिलती है आपको एलएसएम के अंदर कि आपका स्ट्रक्चर अल्टीमेट लोड पॉइंट तक आपके साथ रहेगा और वहां जाके ही कोलैप्स होगा। ये प्रोबेबिलिटी 95% तक मिलती है एलएसएम के अंदर। मतलब एलएसएम में सिर्फ 5% खामियां है, बाकी 95% क्या है वो मेथड रियलिस्टिक है। एलएसएम को हम दूसरी भाषा में रियलिस्टिक मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूएसएम में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले कि डब्ल्यूएसएम मेथड इज इन्वेंटेड इन 1978 and it is it is called as elastic method and in 1984 it is termed as the WSM working stress method। 84 के अंदर इसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोला गया है। WSM के अंदर मोस्टली द मेंबर्स विल फेल एट द इलास्टिक लोड एट द इलास्टिक जोन एंड इन WSM के अंदर जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होते हैं, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं, वो कंक्रीट के लिए होता है कंक्रीट के लिए होता है 3 और स्टील के लिए होता है 1.8। कंक्रीट डब्ल्यूएसएम के अंदर जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स के वैल्यू होते हैं, कंक्रीट के लिए होता है 3 और स्टील के लिए होता है 1.8। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूएसएम कितना ज्यादा इनएक्यूरेट है, कितना ज्यादा अनइकोनॉमिकल है। देखो जैसे कि अब कोई भी मटेरियल का अगर मुझे डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है, किसी भी मटेरियल का अगर मुझे डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है, डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब वो स्ट्रेंथ है जो आपको आपका मटेरियल कास्ट करने के बाद में मिलनी चाहिए। जैसे सपोज एक कंक्रीट हो गया, सपोज एक मेरा कंक्रीट मेरा एक ग्रेड है, ठीक है, कंक्रीट मेरा एक मटेरियल है और कंक्रीट मैंने बनाया M20 का। सपोज मैंने M20 का कंक्रीट बनाया हुआ है, ठीक है। अब पिछले लेक्चर में आपने ग्रेड समझाया था, ठीक है। M का मीनिंग क्या होता है मिक्स प्रोपोर्शन और 20 मतलब क्या होता है, 20 मतलब होता है कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 20 मतलब क्या होता है, 20 मतलब होता है कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इस कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है, अब डिजाइन स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है कि जब जो भी कंक्रीट हम बनाते हैं बच्चों, जो भी कंक्रीट हम बनाते हैं प्रैक्टिकली, समझो मैंने M20 का कंक्रीट बनाया हुआ है, तो मुझे कम से कम M20 का जितना उसका डिजाइन स्ट्रेंथ है उतना तो मिलना चाहिए, क्योंकि कैसा है 20 तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मिलना। कंक्रीट को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करके, प्रॉपर्ली वॉइड उसमें अब्सेंट करके प्रॉपर्ली प्लेस करना पड़ता। तो बिकॉज ऑफ साइट अनसर्टेनिटीज, साइट पे अपने साथ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल साइट अनसर्टेनिटीज दैट मे हैपन ऑन द साइट, अपने को 20 तो स्ट्रेंथ नहीं मिलती। तो अपने को वो स्ट्रेंथ चाहिए जो अपना डिजाइन स्ट्रेंथ रहेगा कंक्रीट का। तो कंक्रीट का, स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जो भी आपके कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा मतलब एफसीके, उसको डिवाइड करना पड़ता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, उसको डिवाइड करना पड़ता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का सिंबल होता है गामा और मटेरियल का है इसलिए एम। कंक्रीट और स्टील क्या है, मटेरियल है ना, तो मटेरियल के लिए यूज किया मैंने एम। अब देखो कंक्रीट का एफसीके कितना है M20 का 20 हो गया एफसीके, और कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना है बच्चों 3, तो इसको डिवाइड किया 3 से कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 7 आएंगे, नियर अबाउट 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सॉरी 6.9 के आसपास आएगा, नियर अबाउट 7 पकड़ लो। मतलब डब्ल्यूएसएम क्या बोलता कि अगर आप M20 का कंक्रीट बनाते हो, डब्ल्यूएसएम क्या बोलता अगर आप M20 का कंक्रीट बनाते हो तो उसका डिजाइन स्ट्रेंथ आपको कम से कम 7 न्यूटन पर mm² मिलना चाहिए, उसका डिजाइन स्ट्रेंथ आपको कम से कम 7 न्यूटन पर mm² मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ अगर अपन डब्ल्यूएसएम से डिजाइन करते तो अपने को अपने कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ कितना मिलने वाला है, सिर्फ 7 मिलने वाला है। कितना मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए 20, कितना मिलना चाहिए 20 मिलना चाहिए, लेकिन डब्ल्यूएसएम ने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इतना हाई दे दिया कि अपने को सिर्फ 7 ही मिलता। अब मुझे बताओ कि 7 न्यूटन पर mm² अगर आपके कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिल रहा तो कंक्रीट कितना ज्यादा टिकेगा। वो कंक्रीट अगर आपके कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ, अगर आपके कंक्रीट का डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिर्फ 7 न्यूटन पर mm² अगर है तो आपका कंक्रीट कितने टाइम तक टिकेगा, आपका कंक्रीट अल्टीमेट लोड पॉइंट तक आपका साथ दे सकता है क्या, बिल्कुल नहीं दे सकता। इसलिए बोलता मैं डब्ल्यूएसएम ये बहुत ज्यादा
एक इनएक्यूरेट मेथड है और इसके अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, मतलब उस रिजल्ट्स के अंदर अपना स्ट्रक्चर बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाता है। यही अगर मैं एलएसएम की बात करूं तो एलएसएम के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है कंक्रीट का वो होता है सिर्फ 1.5। एलएसएम ये आपको आईएसपी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहा मैं, अपने मन से नहीं बता रहा। एलएसएम के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है कंक्रीट का 1.5। मतलब एलएसएम में अगर मुझे एलएसएम के मेथड के अंदर अगर मुझे मेरे कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, 20/1.5 कितना रहेगा ये बचेगा 15, ये बचेगा 15। मतलब एलएसएम से आप जो कंक्रीट बनाते हो बाय यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड स्पेसिफिकेशन, बाय यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स, इस मेथड का यूज करके आप अगर अपना कंक्रीट बनाते हो तो आपके कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कम से कम 15 आपको मिल सकता। लेकिन आप डब्ल्यूएसएम से बनाते हो तो सिर्फ 7 ही मिलता। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कंक्रीट ज्यादा स्ट्रेंथ है, कौन से कंक्रीट का स्ट्रेंथ हाई है, ये आप खुद अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। और आपको समझ गया होगा कि दोनों में से कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए। आपको ये मैंने एग्जांपल देके अच्छे से समझ गया होगा कि दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। डब्ल्यूएसएम यूज करते हो तो आपके कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना मिलता है, 7 मिलना चाहिए, 20 कितना रहा 7, बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट है। एलएसएम यूज करते हो तो आपके कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ कितना मिलता है, 15 मिलना चाहिए 20, लेकिन 20 इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। 20 पेपर पे अच्छा था लिखने के लिए, प्रैक्टिकली 20 मिलना इम्पॉसिबल है। तो कितना मिल रहा, 15 मिल रहा। 15 20 कम से आसपास तो है, 15 कम से कम 20 के आसपास तो है, लेकिन 7 तो आसपास भी नहीं है। तो यहाँ से समझ जाता कि हमें कौन से मेथड का यूज करके अपने डिजाइन को सॉल्व करना है, अपने मेंबर का डिजाइन करना है बाय यूजिंग विच मेथड। ठीक है, इसका जो डिटेल नोट्स है आपको मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अभी आपको समझा दिया मैंने कि डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में क्या डिफरेंस है। डब्ल्यूएसएम ये एक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, फेलियर मेथड है। डब्ल्यूएसएम के अंदर हम जो डिजाइन करते हैं वो इलास्टिक जोन में ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एलएसएम के थ्रू अगर अपन किसी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं तो अल्टीमेट लोड पॉइंट तक हमारा मेंबर अपना साथ देगा, अल्टीमेट लोड पॉइंट तक मेंबर टिका रहेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर मैं कहूँ तो वो चांसेस 95% तक रहते हैं। ठीक है, बाद में आपको बता दिया कि डब्ल्यूएसएम के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है कंक्रीट का, 3 और 1.8, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है आपको। और एलएसएम के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होते हैं कंक्रीट का 1.5। एलएसएम के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का होता है 1.5 और स्टील का होता है 1.15। ठीक है, एलएसएम के अंदर कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5 और स्टील का होता है 1.15। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे डब्ल्यूएसएम का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। डब्ल्यूएसएम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस तरह से होता है, वहां से भी आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन डब्ल्यूएसएम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन डब्ल्यूएसएम, जिसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बोलते हैं। इसको ऐसा बोल सकते हैं आप कि इक्विवेलेंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन डब्ल्यूएसएम, इक्विवेलेंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन डब्ल्यूएसएम, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड नोट करना। तो देखो सपोज ये अपना एक बीम का क्रॉस सेक्शन निकाला मैंने, ये अपना एक बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया। ये यहाँ पे ये जो एक्सिस है बीम की, इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल एक्सिस। बीम के सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद में ये जो न्यूट्रल एक्सिस क्या करती, ये न्यूट्रल एक्सिस बीम के दो टुकड़े करती। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस बीम को दो टुकड़े में बांट देती। एक रहता बॉटम जोन, एक रहता टॉप जोन। बॉटम को बोलते हैं टेंशन, टॉप को बोलते हैं कंप्रेशन। न्यूट्रल एक्सिस के बिलो पोर्शन को बोलते हैं टेंशन और टॉप पोर्शन को बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन में कौन स्ट्रांग है, कंप्रेशन में कंक्रीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको बताया मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कि कंक्रीट इज वेरी मच स्ट्रांग इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में हम कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेशन में हम प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट। और टेंशन में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, टेंशन में दोनों भी स्ट्रांग है, लेकिन टेंशन में ज्यादा कौन स्ट्रांग रहता, टेंशन में ज्यादा स्ट्रांग रहता स्टील। तो इसलिए टेंशन में प्रोवाइड करते हैं हम लोग स्टील और कंप्रेशन में प्रोवाइड करते हैं हम लोग कंक्रीट। तो मैंने क्या किया, टेंशन में ऐसे स्टील के बार डाल दिए। सपोज ये स्टील के बार दिख रहे आपको, इस तरह से मैंने स्टील के बार प्रोवाइड कर दिए टेंशन के अंदर। ठीक है, ये बार प्रोवाइड कर दिए। ये जो बार है किसके, स्टील के है। अब ये हर बार का डायमीटर आप ये देखो, ये बार से अंदर जा रहा है। ठीक है, ये बार जो है इस तरह से घुसा है अंदर ऐसा।
आपको जो व्यू दिख रहा है आपको क्या दिखता है, ये आपको सिर्फ ये दिख रहा है बस, ये बाहर से अंदर गया पूरा, और पूरा अंदर जाने के बाद में आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिख रहा है बस। तो आप सिर्फ क्या देख सकते हो, आप सिर्फ इस बार का डायमीटर देख सकते हो बस, अभी सिर्फ आप इस बार का डायमीटर देख सकते हो, बरोबर। मतलब ये जो निकाला है मैंने, ये क्या शो कर रहा, ये बार का डायमीटर शो कर रहा, ठीक है। एग्जैक्टली बार के डायमीटर के हाफ से एक लाइन निकालनी है, एग्जैक्टली बार के डायमीटर के हाफ से एक लाइन निकालनी है आपको। ये जो है बीम का, इसको बोलते हैं अपन विड्थ ऑफ द बीम, ये अपने बीम का विड्थ हो गया कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी, कुछ भी लिखो उसको आप। और ये हो गया आपके बीम का कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल डी का मीनिंग होता है ओवरऑल डेप्थ। उसके बाद में ये जो एरिया है, ये जो बार है, इसको बोलते हैं अपन एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये सारे बार का आपको एरिया निकाल के आता है। अगर आपको एक बार का डायमीटर पता है, समझो एक बार का डायमीटर पता है, मतलब एक बार का एरिया कितना हो गया, अरे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बरोबर। एक बार का डायमीटर पता है 20 mm, सिर्फ समझो इस बीम के अंदर अपन ने 20 mm के बार प्लॉट किए, तो एक बार का एरिया क्या हो गया, पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर। ऐसे कितने बार डाले, 4 बार डाले, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया अपने एएसटी का आंसर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने एक। तो आप एएसटी को क्या मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ स्टीलिंग टेंशन, एएसटी का मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ स्टीलिंग टेंशन, ठीक है। अब ये बीम के टॉप एज से लेके इस बीम के टॉप एज से, तो ये एएसटी के सेंटर तक, बीम के टॉप एज से तो एएसटी के सेंटर तक एक डेप्थ गिनते हैं हम लोग, बीम के टॉप एज से तो एएसटी के सेंटर तक एक डेप्थ गिनते हैं हम लोग, उस डेप्थ को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी। इसमें कैपिटल डी का मीनिंग क्या है, ओवरऑल डेप्थ, और बीम के टॉप एज से तो एएसटी के सेंटर तक, मतलब स्टील बार के सेंटर तक के जो डेप्थ मिलता है हमें, उसे बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव डेप्थ। और ये जो डिस्टेंस बचा है, ये बार के सेंटर से तो बॉटम एज तक, बीम के बॉटम एज से तो बार के सेंटर तक जो डिस्टेंस बचा हुआ है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। और अगर यही कवर मैं अपने बार के बॉटम से गिनता हूं, बॉटम एज तक, तो इसको बोलते हैं क्लियर कवर। देखो कवर भी दो तरह के होते हैं, कवर भी दो तरह के होते हैं। मतलब अगर आप अपना कवर बार के बॉटम से तो बीम के बॉटम तक गिन रहे हो, तो ये हो गया क्लियर कवर, और यही कवर अगर आप सेंटर से गिनते हो, ये हो गया इफेक्टिव कवर। मतलब अगर मेरे को कभी कभी प्रॉब्लम में इफेक्टिव कवर निकालने का काम पड़ा, या कभी आपको फॉर्मूला पूछ लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोल सकते हैं, क्लियर कवर, क्लियर कवर प्लस ये क्या है रे बाबा, ये है डायमीटर ऑफ बार। ये क्या है आपको पहले पता है, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, बार का डायमीटर है, और ये लाइन कहां से निकाली है, सेंटर से निकाली है। मतलब ये कितना क्या हो गया, ये हो गया डायमीटर का हाफ। डायमीटर को हम डिनोट करते हैं फाई से, बार के डायमीटर को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। फाई मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ बार है, तो ये पूरा डायमीटर ऑफ बार है। डायमीटर ऑफ बार का ये आधा क्या हो गया, ये हो गया हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार। मतलब क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार इज इक्वल टू क्या मिलता, इज इक्वल टू मिलता इफेक्टिव कवर। बीम के क्रॉस सेक्शन को समझ अच्छी तरह से, बीम के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो पोर्शन को बोलते हैं टेंशन, टॉप को बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में कंक्रीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए कंप्रेशन में कौन रहेगा, कंक्रीट रहेगा। टेंशन में स्टील स्ट्रांग होता है, इसीलिए टेंशन में कौन सा मटेरियल डालने का है, स्टील डालने का है। इस तरह से आपको स्टील के बार क्रॉस सेक्शन में दिखाई देते हैं। ऐसा बार जाता है लंबा, तो आपको ये सिर्फ जो डायमीटर का व्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्टील के बार के एरिया को बोलते हैं एएसटी, एरिया ऑफ स्टील टेंशन। बीम के टोटल डेप्थ को बोलना कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ। बीम के टॉप से तो बार के सेंटर तक जो डेप्थ है उसको बोलना इफेक्टिव डेप्थ। बिकॉज हमें हर प्रॉब्लम में इफेक्टिव डेप्थ का ही काम है, आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपको हर स्टेप में इफेक्टिव डेप्थ का ही काम है। सिर्फ कभी कभी अगर स्मॉल डी प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है तो कवर दिया होता है, कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू स्मॉल डी। फिर इफेक्टिव कवर अगर नहीं दिया है प्रॉब्लम में, क्लियर कवर दिया है, तो कैसे निकालेंगे, क्लियर कवर प्लस 5/2 इज इक्वल टू इफेक्टिव कवर, ठीक है। एक सेकंड मैं एक बार देख लेता हूं कि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा वीडियो को भी पॉज में देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस तरह से अपने को ये लाइंस को एक्सटेंड करना है आगे, ठीक है। ये लाइन जो है ना, यहाँ से एक्सटेंड नहीं करना है, यहाँ से एक्सटेंड करना है। जहाँ पे स्टील बार प्रोवाइड किए है, जहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ खत्म होता, जितने पोर्शन में इफेक्टिव डेप्थ है उतने ही पोर्शन में आगे के ट्रायंगल बनाने हैं। ठीक पहले पता है कभी कोई प्रॉब्लम में कैपिटल डी का काम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम में कैपिटल डी का काम पड़ने वाला नहीं है, हर प्रॉब्लम में इफेक्टिव डेप्थ का ही काम पड़ने वाला है। तो जितना पोर्शन इफेक्टिव डेप्थ का है उतने पोर्शन में अपने को डायग्राम बनाने के लिए, जितना पोर्शन इफेक्टिव डेप्थ का है उतने ही पोर्शन में अपने को डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। इसीलिए लाइन को यहाँ से स्ट्रिंग करना, इसीलिए
जो बॉटम की लाइन है उसको बार के सेंटर से एक्सटेंड करना और टॉप से इसको एक्सटेंड करना, मतलब बरोबर अपनी जो डायग्राम आती है स्ट्रेट डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम वो स्मॉल डी के सेंटर में आती है, स्मॉल डी के पोजीशन में आती है। ठीक है, अब इस तरह का डायग्राम होता है, इस तरह से डायग्राम निकालते हैं एक, इसको बोलते हैं स्ट्रेट डायग्राम। और एक बच्चों ध्यान रखना बात, ये जो एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस कैपिटल डी के सेंटर से निकालना नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस निकालना है स्मॉल डी के सेंटर से। न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करना है स्मॉल डी के सेंटर से, ध्यान में रखना। न्यूट्रल एक्सिस कैपिटल डी के सेंटर का पोर्शन नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस स्मॉल डी के सेंटर का पोर्शन है। इसे देखो मैंने आपको दिख रहा हूं बरोबर, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम चाहिए, इतना कॉम्प्रेशन में ये पोर्शन और टेंशन में इतना पोर्शन सेम चाहिए। कुछ काम का नहीं, नीचे का पोर्शन कुछ काम का नहीं है, कि जहां से अपन ने टेंशन में मटेरियल प्रोवाइड किया है वो पोर्शन अपने काम का है, मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया है, ये तो सिर्फ कवर छोड़ना पड़ता, थोड़ा सा कवर छोड़ना पड़ता बार को प्लेस करने के पहले। तो जहां से मटेरियल प्रोवाइड करना चालू किया ना, वहां से अपने को डायग्राम बनानी है। ठीक है, उतने ही पोर्शन को कवर करना है अपने को। ठीक है, ये कॉम्प्रेशन का पोर्शन है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन सी। ये टेंशन का पोर्शन है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन टी। एप्सिलॉन का मीनिंग होता है स्ट्रेन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का सिंबल का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेन। ये हो गया स्ट्रेन इन कंप्रेशन, ये हो गया स्ट्रेन इन टेंशन। ठीक है, ये हो गया कंप्रेशन का पोर्शन, ये हो गया टेंशन का पोर्शन। इसको बोलते हैं स्ट्रेन डायग्राम, इसको बोलते हैं स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम के अंदर आपको इससे क्या शो हो रहा कि जो एक्सट्रीम फाइबर्स है, ये बीम के एक्सट्रीम लेयर्स है, ये एक्सट्रीम लेयर हो गई, ये एक्सट्रीम लेयर, ये एक्सट्रीम लेयर हो गई। एक्सट्रीम लेयर पे हमेशा क्या आता? स्ट्रेन मैक्सिमम आता, और न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेन क्या आता? जीरो आता। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन हमेशा क्या आता? जीरो आता, और एक्सट्रीम लेयर पे हमेशा क्या आता? मैक्सिमम आता। इससे आपको ये शो होगा। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम। अभी ड्रॉ करते हैं अपन स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम का नेचर भी इस तरह से रहता है डब्ल्यूएसएम के अंदर। डब्ल्यूएसएम के अंदर स्ट्रेस डायग्राम का नेचर इस तरह से होता है। ये हो गया अपना ये हो गया अपना सिग्मा सीबीसी, और इसको बोलते हैं सिग्मा एसटी बाय एम। जो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट है, उसका वैल्यू होता है सिग्मा सीबीसी। मतलब सिग्मा सीबीसी का मीनिंग क्या है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। बी का मीनिंग होता है परमिसिबल, जिसके अंदर उसमें बी का मीनिंग परमिसिबल है। परमिसिबल को पी यूज में करते, बी यूज किया। ठीक है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, और ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। सिग्मा एसटी का मीनिंग होता है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील यूज करते हैं हम लोग डब्ल्यूएसएन के अंदर, वो कैसे निकालते हैं? सिग्मा एसटी बाय एम निकालते हैं। ये परमिसिबल है, सिग्मा एसटी जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है, और आपको मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील निकालना है तो सिग्मा एसटी अपॉन एम, सिग्मा एसटी बाय एम, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इसमें एम का मीनिंग होता है मॉड्यूलर रेशियो। एम का मीनिंग क्या होता है? एम का मीनिंग होता है मॉड्यूलर रेशियो, और मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। मॉड्यूलर रेशियो को निकालना है तो मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन कि मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है आरसीसी के अंदर, डब्ल्यूएसएम रहो कि एलएसएम रहो, डब्ल्यूएसएम से करना रहो कि एलएसएम से करना रहो, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। नॉर्मली एलएसएम के अंदर मॉड्यूलर रेशियो निकालने का काम पड़ता ही नहीं, अगर प्रॉब्लम डब्ल्यूएसएम से सॉल्व करना है तो ही मॉड्यूलर रेशियो निकालना पड़ता है। तो मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस डायग्राम। ये हो गया अपना स्ट्रेस डायग्राम, ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम, ये हो गया अपना बीम का क्रॉस सेक्शन। इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो इससे आपको स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम से ये शो हो रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो हमेशा एक्सट्रीम लेयर पे आता है, और न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा जो स्ट्रेस है, कंप्रेशन का बोलो या स्ट्रेस बोलो या स्ट्रेन बोलो, स्ट्रेस बोलो या स्ट्रेन बोलो, न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा स्ट्रेस कितना आता है? स्ट्रेन कितना आता है? जीरो। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन आर मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन डब्ल्यूएसएम। ठीक है, अभी ये वैल्यू है सिग्मा सीबीसी की, सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी, इसकी जो वैल्यूज है ये डिपेंड होते हैं मटेरियल के ग्रेड के ऊपर। सिग्मा सीबीसी जो है वो कंक्रीट का स्ट्रेस है, सिग्मा सीबीसी इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। तो कंक्रीट का स्ट्रेस डिपेंड रहेगा कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर। ये स्ट्रेस स्टील का है, सिग्मा एसटी का मीनिंग है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। तो सिग्मा एसटी का वैल्यू डिपेंड रहेगा स्टील के ग्रेड के ऊपर। ठीक है, तो आपको बता देता मैं शॉर्ट में एकदम, आपको तुरंत बता देता मैं
कि सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी इनके वैल्यूज कैसे निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है कंक्रीट का टेंशन का, कंक्रीट का और स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है तो आपको सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी पता होना जरूरी है। देखो सपोज ये टेबल निकाला मैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, इधर एक कॉलम में निकाला मैंने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और इधर निकाला मैंने सिग्मा सीबीसी। सपोज मेरा ग्रेड है पहले M15, बाद में M20, बाद में M25, बाद में M30। सिग्मा सीबीसी का वैल्यू रहता है न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो M15 का सिग्मा सीबीसी हो गया, इसको डिवाइड करना 3 से, जो नंबर है ना, जो नंबर है ये नंबर को डिवाइड करो 3 से, आपको सिग्मा सीबीसी का वैल्यू मिल जाएगा। 15/3 कितना होता है 5, तो M15 का सिग्मा सीबीसी हो गया 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 20 का हो गया 20/3 करो 6.9 के ऊपर आता है आंसर, लगभग 7 आता है। 25/3 करो 8.45 के ऊपर जाएगा आंसर, लगभग 8.5 आएगा। 30/3 करो कितना आएगा 10, राउंड अप में करना है इसको। 6.95 के ऊपर है तो 7 कर दो, 8.45 के ऊपर है तो 8.5 कर दो। ये 30/3 कितना होता है 10। मतलब कोई भी ग्रेड आपको दिया, कोई भी ग्रेड का कंक्रीट आपको दिया तो आप उसका सिग्मा सीबीसी आराम से निकाल सकते, जस्ट डिवाइड इट बाय 3। कोई भी ग्रेड का कंक्रीट आपको दिया तो आप उसका सिग्मा सीबीसी आराम से निकाल सकते, जस्ट आपको ग्रेड का जो नंबर है वो नंबर को आपको डिवाइड करना है 3 से, आपको आपके सिग्मा सीबीसी का आंसर मिल जाएगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लाइक दिस, इज फाइंड आउट लाइक दिस डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट का ग्रेड अगर पता है तो हम सिग्मा सीबीसी का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अब ये देखते हैं अपन स्टील के लिए ग्रेड्स ऑफ स्टील, और इधर वैल्यू रहेगा सिग्मा एसटी का। स्टील के सिर्फ 3 ग्रेड है, कंक्रीट के ग्रेड तो बहुत होते हैं, M50 से लेके तो M80 तक के होते हैं, लेकिन स्टील के सिर्फ 3 ग्रेड है, Fe250, Fe415, Fe500। 250 का सिग्मा एसटी होता है 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 415 का होता है 240 और 500 का होता है 275। 140, 240 एंड 275 न्यूटन पर एम स्क्वायर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एसटी इन न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो सिग्मा एसटी का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कैसे निकालना, इसकी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसमें ज्यादा ग्रेड है भी नहीं, ग्रेड सिर्फ 3 ही है तो आप लर्न कर सकते हैं। इसमें कैसा है बहुत ज्यादा ग्रेड है, इसलिए आपको बता दिया मैंने कि आप कैसे निकाल सकते हैं। जो भी ग्रेड है उसको डिवाइड करो 3 से, आपको सिग्मा सीबीसी का आंसर मिल जाएगा। स्टील के सिर्फ 3 ग्रेड है, 3 ग्रेड का सिग्मा एसटी क्या होता है आपको लर्न करना पड़ेगा। 250 का होता है 140, 415 का होता है 240 और इसका होता है 275 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा एसटी एंड सिग्मा सीबीसी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको मैं डब्ल्यूएसएम का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। डब्ल्यूएसएम क्या होता है, एलएसएम क्या होता है बता दिया मैंने कि डब्ल्यूएसएम एलएसएम बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, क्यों यूज कर सकते हैं, आपको बेसिक समझ गया होगा। एग्जांपल दिया मैं आपको एक डिजाइन स्टेप निकालने का, उससे आप समझ गए होंगे कि कौन सा मेथड प्रैक्टिकली यूज करना होता है। उसके बाद में डब्ल्यूएसएम का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे होता है वो बता दिया आपको। उसके बाद में सिग्मा सीबीसी सिग्मा सी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर से आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो मेरा एग्जाम में चांसेस है कि पूछ सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, इस लेक्चर का नोट्स आपको चाहिए होगा या पूरे आरसीसी का नोट्स आपको चाहिए होगा तो आपको एकदम चीप प्राइस में पूरे सब्जेक्ट का नोट्स विद एमसीक्यू एंड इट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको मैं उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपको आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।